सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्ते। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज इस क्लास में एचटेट का ये मॉडल पेपर 9वां हल करेंगे। तो और ये पहले का पेपर है, कोई दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, क्योंकि वैसे मॉडल पेपर बनाने से बेहतर है कि कोई PYQ लेके आया जाए, क्योंकि सभी में जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। इसलिए कोशिश करता हूँ कि कोई किसी भी स्टेट का या अपना हरियाणा का कोई PYQ हो। तो हिंदी और हरियाणा जीके के प्रश्न रहेंगे। अच्छा लेवल रहेगा प्रश्नों का। बस क्लास को अपने साथियों को शेयर करनी है और अंत तक ध्यान से देखनी है और सुननी है। चलें, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है। मानो, ताकि, यदि, वाह। तो मानो तो क्या हो गया? मानो हो गया इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द, और ताकि और यदि हो गए समुच्चय बोधक। तो बचा क्या? वाह है। क्या बच गया इसमें? वाह बच गया। तो ये हो जाएगा इसमें विस्मयादिबोधक अव्यय का एग्जाम्पल कि वाह क्या दृश्य है। ठीक है, तो ये विस्मयादिबोधक हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं? भारत, रामायण, मोहन। तो इसमें व्यक्तिवाचक हैं ये तीनों। आगे देखो, पुस्तक, पहाड़, नदी, ये तीनों हो गए जातिवाचक। क्या हो गए? पुस्तक, पहाड़ और नदी। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ये तीनों जातिवाचक हैं। फिर भी आगे देखते हैं। जयपुर में व्यक्तिवाचक हो गई, लड़की जातिवाचक हो गई, और जो बुढ़ापा है वो भाववाचक हो गया। गंगा, हिमालय और मनुष्य। गंगा व्यक्तिवाचक, हिमालय भी व्यक्तिवाचक और मनुष्य जातिवाचक हो गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है पूछा भाई, यानी कि जो भाववाचक नहीं है। मिठास, शिष्टता और महात्म्य भाववाचक हैं। राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, तीनों भाववाचक हैं। नम्रता, दासता, व्यावहारिक, तीनों भाववाचक हैं। दानव, मनुष्य, ब्राह्मण, इसमें जातिवाचक है ये। जो चौथा जो ऑप्शन है आपका, ये इसमें तीनों जातिवाचक संज्ञा के हैं। बाकी और सभी में ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 में भाववाचक संज्ञा है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? आप जो न करो सो थोड़ा है, तो संबंधवाचक है इसमें। जो सो, ठीक है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये भी संबंधवाचक है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ये नहीं है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। और जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी संबंधवाचक का प्रयोग हुआ इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। गोविंद ने राम को जगवाया है। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, ये भी है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, ये भी है। वह खाना खाकर सो गया, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये नहीं है। अब ये किसका उदाहरण है? ये है आपका पूर्वकालिक क्रिया का। किसका? पूर्वकालिक क्रिया का। इस प्रकार के हर जो पेपर में प्रश्न आते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बहुत बार बताई जा चुकी है। क्योंकि कौन सी होती है कि पूर्वकालिक क्रिया की जो जहाँ पे कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाए, और जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ कर का प्रयोग हो। कर, जैसे यहाँ पे कर, खा कर, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। और बाकी इसमें तीनों में प्रेरणार्थक क्रिया है।
आगे देखो, अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का रूप नहीं है? बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, यही है भाई, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। किंतु इसने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। जो परिश्रम करते हुए सफल होते हैं, ये मिश्रित वाक्य का है। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, ये भी मिश्रित वाक्य है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, ये भी है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। इसमें मिश्रित वाक्य नहीं है, इसमें संयुक्त वाक्य है। द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? देखो, हरिहर, हरि और हर है इसमें। शीतोषण, शीत और उष्ण। अब शीतोषण में संधि कौन सी है? शीतोषण में संधि है कौन सी? गुण संधि, शीत प्लस उष्ण, ठीक है। और गौरी शंकर, गौरी और शंकर द्वंद्व समास है इसमें। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। और इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका षष्ठी संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। किस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमा का संबंध होता है? संबंध तत्पुरुष कर्मधारय, तो इसमें विशेषण विशेष्य का कर्मधारय समास में संबंध पाया जाता है उपमेय और उपमान का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। वागीश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा भाई? तो इसका हो जाएगा वाक प्लस ईस, वागीश। नियम कौन सा लागू हुआ कि किसी भी प्रथम वर्ण के बाद यदि घोष वर्ण आता है, यदि घोष वर्ण आता है तो उसका वो अपने से तृतीय में बदल जाएगा। जैसे क का तृतीय वर्ण क्या हो गया? ग, ठीक है। अब इसके सामने, क के सामने यहाँ पे ई के रूप में घोष वर्ण है, तो ये बन गया वागीश। और संधि कौन सी रहेगी? संधि रहेगी आपकी व्यंजन, व्यंजन संधि, ठीक है। सभी एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे। यहाँ पे रटंत प्रणाली से हट के ये क्लास रहती है, जो पुराने विद्यार्थी हो तो जानते हैं। आगे चलिए, इनमें से विशेषण उपवाक्य कौन सा है? गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, मैं जो ही वहां पहुंचा वह चला गया, यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा। तो इसमें हो जाएगा विशेषण उपवाक्य दूसरा, जो रुपए मुझे मिले थे वो खर्च हो गए, ठीक है। गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, ये हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। मैं जो ही वहां पहुंचा वह चला गया, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा, तो ये भी हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी, पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी, यह मिश्रित वाक्य है। यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था, यह भी मिश्रित वाक्य है। बच्चे को उसकी पुस्तक लौटा दो, ये सरल वाक्य है। और लड़का आया किंतु वह रुका नहीं, ये संयुक्त वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। लड़का आया, ये सरल वाक्य हो गया। वह रुका नहीं, ये सरल वाक्य हो गया। किंतु जो है वो इसने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? नमस्ते, नीरस, तदनुसार, अत्याचार। तो व्यंजन संधि जो वागीश वाली आई थी वही है इसमें। देखो कौन से में है? तद अनुसार में है, तदनुसार। तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? विच्छेद होगा तत् प्लस अनुसार। वही नियम लागू रहेगा इसमें कि तय के बाद प्रथम वर्ण के बाद यदि घोष वर्ण हो, ए यहाँ पे घोष वर्ण है,
तो अपने से प्रथम का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो तय का तीसरा क्या होता है? द होता है। ठीक है, तदनुसार बन जाएगा। नमस्ते में विसर्ग संधि है, अत्याचार में यण संधि है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए। अगला है इनमें से किस शब्द में आपादान तत्पुरुष समास है? पदच्युत, शोकाकुल, बाढ़ पीड़ित, हस्तलिखित। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वही जो है अपादान पुरुष समास हो जाएगा। पदच्युत का मतलब पद से अलग होना, यानी कि पद से हटाना। ठीक है, तो इसमें अलग हो रहा है पद का, पद से और जो कर्मचारी है उससे। शोकाकुल में है शोक से आकुल, इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? कर्ण तत्पुरुष समास। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी कर्ण तत्पुरुष समास है और हस्तलिखित में भी कर्ण तत्पुरुष समास है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो प्रज्वलित इसमें है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में नहीं है, प्रत्यक्ष में है प्रति और अक्ष मूल शब्द है। प्रचार में प्र उपसर्ग है, प्रकाशित में भी प्र और काशित, प्रकाशित ये अपने आप में एक मूल शब्द है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसमें जो है ये क्या हो जाएगा? प्र उपसर्ग नहीं है। आगे देखो, प्रकाशित, प्रकाशित में भी जो है प्र उपसर्ग है भाई। ठीक है ना, आगे देखो। इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? मददगार, गुनहगार, यादगार, उद्गार। तो उद्गार जो शब्द है वो अपने आप में मूल शब्द है एक, इसमें कोई भी गार प्रत्यय नहीं है। तो ये उद्गार का मतलब होता है भाव। ठीक है ना, तो इसमें सभी में, मदद में भी है, गुनह में भी है और याद में भी है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है? सहचरी, ललना, आली, सहेली। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सखी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी और सभी तीनों हैं। इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है? देखो, विकल्प में विलोम शब्द हैं खंडन, मंडन, ख्यात, प्रख्यात, विज्ञ, अभिज्ञ, कदाचार, दुराचार। कदाचार, दुराचार। तो खंडन और मंडन ये हो जाएगा इसका। ख्यात और प्रख्यात पर्यायवाची हैं आपस में। विज्ञ और अभिज्ञ ये भी पर्यायवाची हैं। विज्ञ का मतलब होता है जानना और अभिज्ञ का मतलब होता है जानना। कदाचार और दुराचार ये भी पर्यायवाची हैं। कदाचार का मतलब बुरा आचरण और दुराचार का भी बुरा आचरण। जो खंडन और मंडन है ये पर्यायवाची विलोम शब्द हैं, बाकी और तीनों पर्यायवाची हैं आपस में। इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थक में से नहीं है? वचन, सरस्वती, तीर और रसना। तो इसमें तीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। वचन, सरस्वती और रसना ये तीनों, रसना का मतलब जीव्या भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले भाई, और बीच बीच में लाइक भी कर दिया करो। आगे देखो, किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? अनेकार्थी ये। ग्रह और गृह, ग्रह नक्षत्र होते हैं और गृह होता है घर, सही है। प्रेक्षक और प्रेषक, प्रेक्षक ये गलत है भाई। प्रेक्षक होता है देखने वाला और प्रेषक होता है भेजने वाला। ये आगे पीछे दिए हुए। अगला क्या है? दिन और दीन। दिन होता है दिवस, सही है, और दीन होता है असहाय गरीब, ये भी सही है। अभिराम सुंदर होता है, अविराम लगातार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है अर्थभेद सुमेलित नहीं है।
जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो कृतज्ञ, प्रत्युत्पन्नी, ऋण। कृतज्ञ तो होता है किसी का एहसान मानने वाला। प्रत्युत्पन्नी, उत्पन्न मनी होता है, मति होता है कि मतलब उसी समय प्रश्न का सही आंसर देने वाला। ठीक है। और ऋण होता है मतलब ऋण से जो जिसने ऋण चुका दिया हो। ये हो जाएगा कृत कार्य। क्या हो जाएगा? कृत कार्य हो जाएगा, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। मैंने तीनों और बता दिए हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है द्रष्टव्य, अतिशयोक्ति, उच्छृंखल, गत्यवरोध। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अशुद्ध शब्द? उच्छृंखल हो जाएगा। अब इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि 6 से पहले यहाँ पे अदच्चय का आगम होना था। ठीक है, ये गलती है इसमें। और उच्छृंखल की संधि विच्छेद क्या होगी? ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है उत प्लस श्रृंखल, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, उत प्लस श्रृंखल ये होना था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? सर्वेश्वर स्वर, सर्व प्लस ईश्वर है गुण संधि। गंगा प्लस ऊर्मी, गंगोर्मी हो जाएगा, सही है ये भी। महा प्लस ऋषि, महर्षि ये भी है। पृथ्वी प्लस ईश्वर ये नहीं है, इसमें दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। ये दीर्घ संधि का है, पृथ्वी प्लस ईश्वर। आगे देखो, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अतिक्रमण, अत्याचार, अतिथि और अतिरिक्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अतिरिक्त, अतिथि। ठीक है, ये एक मूल शब्द है ए और तिथि। इसमें अकेला ए उपसर्ग है। ए तिथि, जिसके आने कोई तिथि ना हो, यानी कि मेहमान कभी भी आ सकता है वो। ठीक है, तो इसमें अति उपसर्ग नहीं है। अतिक्रमण, अति प्लस आचार और अति और रिक्त। आगे देखिए, आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? अचला, वसुधा, बेटी, लड़की। वसुधा पृथ्वी हो गई, नहीं है इसमें। सुता, लाली, अचला, वसुमती ये भी नहीं है। अबला, तरुणी, श्यामा, कांता। कांता तो महिला होती है, पत्नी होती है। तनया, आतमजा, नंदिनी, तनुजा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी किसके हैं? पुत्री के हैं, बेटी के हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है ब्राह्मण, सूर्य, स्त्री, नहीं है। पक्षी, दांत, चंद्रमा ये है द्विज। द्विज के जो है अर्थ तीनों होते हैं। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई। जरठ और जठर शब्द का अर्थ है जड़ी बूटी और शरीर, नहीं है। वृद्ध और ज्वाला, वृद्ध और ज्वाला देखते आगे। जवान नहीं है, 12 हो गया, तीसरा ऑप्शन तो पहले ही। बूढ़ा और पेट गलत है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। जरठ का मतलब बूढ़ा होता है, वृद्ध। और जठर का मतलब होता है ज्वाला। जठर का मतलब ज्वाला कौन सी? पेट की अग्नि जिसको बोलते हैं, जो हमारी मतलब पाचन शक्ति को दुरुस्त रखती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा इसका। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। उत्तर और पूर्व के लिए तो ये हो जाएगा ईशान कोण। कौन सा है? ईशान। वायव्य कौन सा होता है? वायव्य होता है उत्तर और पश्चिम की दिशा का कोना। आग्नेय होता है आपका पूर्व और दक्षिण का कोना। और नैऋत्य होता है आपका, ये हो जाएगा आपका पश्चिम और दक्षिण की दिशा। ठीक है, तो मैंने तीनों बता दिए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईशान कोण।
आगे देखो, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए, गलत है। आगे देखते हैं, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, सही है। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े, सही है। मैंने गृह कार्य कर लिया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही आंसर है इसका। ये अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये होना था उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, या फिर सहित को रखना है, सहित को हटाना है, तो फिर हो जाएगा सोदाहरण उत्तर दीजिए। क्योंकि सो सह उदाहरण, सह का मतलब सहित होता है, दोनों साथ में नहीं आ सकते। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई क्या है, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, यह अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? यथा राजा था प्रजा नहीं है, गंगा गए गंगादास ये भी नहीं है, बाप न मारी मेंढकी ये भी नहीं है, हाथी के पाँव में सबका पाँव समाए ये हो जाएगा। ठीक है, हाथी के पाँव में सबका पाँव समाए, यानी कि बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये तो थे हिंदी के प्रश्न आज। अब देखेंगे हरियाणा जीके के जो आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखो, तो हरियाणा जीके में आज हरियाणा की जलवायु से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं पीछे, सभी पेपरों में जो भी पेपर हुए हैं, सीईटी का हो, क्लर्क का हो, या कोई जेई का हो, किसी का भी हो, वो आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, हरियाणा का चेरा पूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कॉमन सा प्रश्न है, ये छछरौली है, और छछरौली कहाँ पे है? यमुना नगर में रहेगी ये। देखो इसका विस्तार, यमुना नगर के छछरौली को हरियाणा का चेरा पूंजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पूरे हरियाणा में सबसे अधिक बारिश होती है। हरियाणा में मानसून का औसत लगभग 450 मिलीमीटर है, तथा छछरौली में 1100 मिलीमीटर बारिश होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। आगे देखो भाई क्या है, निम्नलिखित में से सामान्यतः सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेवाड़ी। इसका विस्तार देखते हैं, विस्तार देखिए इसका क्या है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आते हैं, जिसमें रेवाड़ी क्षेत्र प्रमुख, इसके अलावा भिवानी, चरखी दादरी और हिसार आदि क्षेत्र भी आते हैं। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? तो कब पड़ती है? ये तो कॉमन सा प्रश्न है, सभी को आता होगा। तो दिसंबर और जनवरी में पड़ती है ये। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में। आगे देखो, कौन सी जलवायु स्थिति गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? तो कौन सी करती है? तो ये हवा का जो कटाव होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। देखो इसमें गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को हवा का कटाव प्रभावित करता है। गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। यह गांव युधिष्ठिर ने महाभारत काल में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। यह प्रश्न भी एक बार आ चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? तो सबसे कम बारिश फिर आ गया, फिर पूछ ली। उस समय रेवाड़ी था, अब ये सिरसा में होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका विस्तार देखो, हरियाणा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य में सबसे कम वर्षा वाला जिला सिरसा है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। सिरसा के अतिरिक्त हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, रोहतक आदि में भी कम वर्षा होती है।
अगला है, हरियाणा में कौन सा माह है वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक पर पहुंच जाता है? तो अब फिर पूछ लिया ये, तो ये जनवरी का महीना हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। और हिमांक में संधि कौन सी है? हिमांक में संधि है दीर्घ संधि, हिम प्लस अंक। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसतन कितना है? तो कितना है ये? तो वार्षिक जो औसत है वो 40 से 60 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। पीजीटी कॉमर्स में पूछा गया था ये प्रश्न। इसका विस्तार देखो, हरियाणा राज्य में वार्षिक औसत वर्षा 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर यानी कि 400 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग यानी कि शिवालिक क्षेत्र में तथा सबसे कम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी भाग में 30 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है आपका? देखो, तो ये आपका रहेगा गुरुग्राम में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ देखो, इसका विस्तार देख लो। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान गुड़गांव के मानेसर में स्थित है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न पर्यावरण मुद्दों एवं समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक एवं उन्हें प्रशिक्षित करना है। ठीक है, आगे देखो, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये फिर पूछ लिया। तो ये कहाँ होती है? अभी जिक्र हुआ था, उत्तर पूर्व में होती है ये। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, जहाँ पे शिवालिक क्षेत्र है। तो देखो इसका विस्तार, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग यानी कि शिवालिक क्षेत्र में होती है। औसत वर्षा कितनी? 110 सेंटीमीटर था। सबसे कम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी भाग में 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, हरियाणा में शीतकाल में औसतन तापमान कितना रहता है? तो औसतन तापमान जो है वो 12 डिग्री रहता है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? तो कॉमन से प्रश्न पूछ रखे हैं देखो। तो सभी को ही पता है, तो मई और जून में, ठीक है ना। जून जुलाई में, जून के लास्ट में और जुलाई में तो फिर बारिश का समय जाता है, तो मई और जून हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसतन तापमान कितना रहता है? तो वैसे तो जो है ना कई बार बढ़ जाता है, तो औसतन पूछा है तो 35 डिग्री सी के आसपास जो है वो रहता है इसका। हरियाणा के खालिस्तान जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, फिर पूछ लिया भाई। तो ये अंबाला में रहती है सर्वाधिक वर्षा, ये औसतन है। और वैसे सबसे अधिक जो बारिश वाली जो जगह है वो छछरौली थी, ठीक है ना, जिसको हरियाणा का जो चेरापूंजी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो। देखो कितनी बार पूछा गया प्रश्न ये, इसका देखिए विस्तार। अंबाला हरियाणा में अधिकतम बारिश प्रभावित क्षेत्र है, जहां औसत वर्षा 47.16 इंच प्रति वर्ष होती है। यहाँ पर वर्षा जुलाई से सितंबर के महीने में लगभग 70% होती है तथा दिसंबर और फरवरी के दौरान भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या पूछा इसने। हरियाणा की जलवायु है, तो कैसे ये प्रश्न पूछा गया था पहले भी एक बार इसमें। तो हरियाणा की जलवायु उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की। हरियाणा प्रतिवर्ष खालिस्तान वर्षा प्राप्त करता है, तो कितनी वर्षा प्राप्त करता है? कम, मध्यम, उच्च या शून्य? तो कम वर्षा ही प्राप्त करता है, ठीक है ना, कम में ही आकलन होगा इसका। हरियाणा की जलवायु खालिस्तान है, फिर पूछ ली, तो ये महाद्वीपीय है, उष्णकटिबंधीय भी नहीं है, उपोष्ण कटिबंधीय है और महाद्वीपीय। हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? फिर पूछ लिया, देखो कितनी बार प्रश्न पूछा गया ये। तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी भाग में, ठीक है।
और सबसे अधिक की बात करें तो उत्तर पूर्वी भाग में। आगे देखो, अभिकथन वाला आ गया ये। आगे देखो, हाँ पहले इसको देखो। अभिकथन ए, हरियाणा के अंबाला में निम्नलिखित न्यूनतम वर्षा होती है। गलत है, यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, पहला तो कथन गलत है। देखो फिर भी ए तथा आर दोनों सत्य हैं, सत्य नहीं है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल गलत है। ए सही है, सही नहीं है। ए गलत है किंतु आर सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम नहीं बल्कि ज़्यादा वर्षा होती है सबसे। हाँ, लेकिन यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ जरूर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ए गलत है किंतु आर सही है। एक प्रश्न और देख लो इसका, फिर टॉपिक नया हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है? तो ये आपने सुना होगा कि बार बार पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। देखो इसका विस्तार। सर्दियों में के मौसम में उत्तर पश्चिमी भारत में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर व अंध महासागर से नमी लेकर भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आदि एवं पाकिस्तान व नेपाल के कुछ भागों में वर्षा करती है। आगे देखो, हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच वर्षा होती है? तो ये कौन सा मानसून होता है? तो ये होता है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण जो है यहाँ पे वर्षा होती है। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि व जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका हिसार में। कहाँ है? हिसार में। वहीं से मौसम की जानकारी मिलती है। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो औसत वर्षा जो है सर्वाधिक सबसे अंबाला डिस्ट्रिक्ट में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कितनी? 47.16 इंच। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कितने हैं भाई? ये है 3। ठीक है, जिसमें फतेहाबाद, हिसार और महेंद्रगढ़, सिरसा जिले आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कैसी लगी, कैसे थे प्रश्न, कमेंट में ज़रूर बताना। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।